यस, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर किस प्रिपरेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप H2S2O7 कर लें। ठीक है, H2S2O7 क्या है? ओलियम है, और ओलियम जो है वो डाइल्यूट, हम इसको वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये 4 अलग अलग चैम्बर्स दिए हुए हैं, और हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, आपकी बुक में भी गिवन है ये। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, जो किसकी प्रॉपर्टीज़ है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द कलरलेस डेंस एंड ऑयली लिक्विड होता है ये, विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसकी ग्रेविटी जो होती है 1.8428 केल्विन पर होती है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका 283 केल्विन है। बोल्स होता है ये 11611 केल्विन पर। इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ फाउंड इन इट फॉलोइंग मैनर। इसमें हाइड्रोजन क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है इसमें। इट डिजॉल्व इन वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। अगर आप जो एसिड को किस में डालें, एसिड में वाटर डालें तो क्या होगा? ये क्या आप एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए, जबकि वाटर में क्या डालना चाहिए? एसिड डालना चाहिए। इट इज़ द हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट केयर मस्ट बी टेकन वाइल द प्रिपेयरिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी हम डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। अब आता है हमारे पास द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू वाटर। वाटर में हमें डालना चाहिए, वाटर में मिक्स करना चाहिए एसिड, ना कि एसिड में वाटर। कांस्टेंट स्टेयरिंग, लगातार घुमाते हुए। तो ग्रेट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है ये वाटर में। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच एब्जॉर्ब वाटर वेपर रैपिडली। अब आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर। लो, जो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है वो बहुत अच्छे से रिएक्ट कर लेता है। क्यों करता है? लो वॉलेटिलिटी होती है, मतलब ये वेपोरेट नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है, H+ देता है। ठीक है, जो भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, आसानी से वाटर से बाइंड अप हो जाता है। एबिलिटी टू एक्ट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके पास ऑक्सीजन है H2SO4, ऑक्सीजन 4 है इसके पास, तो ये दे सकता है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए। और दूसरा रीज़न ये है इसका कि इसका जो डिसोशिएशन कांस्टेंट है, मतलब Ka, आसानी से डिसोशिएट हो जाता है H2SO4, और क्या दे देता है? H+ दे देता है। तो ये भी एक रीज़न है इसके रिएक्टिव होने का। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब भी H2SO4 को H2O में घोला जाता है तो H2O और H2SO4 रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनते हैं, मतलब हमारे पास एसिडिक प्रॉपर्टी आ गई है यहाँ पर, जिसको कि H+ भी बोलेंगे। तो Ka जो है, मतलब डिसोशिएशन कांस्टेंट Ka वो बहुत ज़्यादा होता है, 10 से ज़्यादा है यहाँ पर, और इसी वजह से ये अच्छा खासा रिएक्टिव है। अब आता है हमारे पास द एसिड फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, नॉर्मल सल्फेट सच एज द सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एंड एसिड सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पर सोडियम से H2SO4 रिएक्ट करता है तो 2 तरीके के प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं। एक तो सोडियम सल्फेट बनता है और दूसरा बनता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। Sulfuric acid, because of its low volatility, can be used manufacture of the more volatile acid to form their corresponding salt. इसी एसिड से हम दूसरे एसिड बनाएंगे। ठीक है, तो MX मेटालिक हैलाइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो अगेन हमारे पास क्या बनता है? एसिड बनता है, जो कि दूसरे वॉलेटाइल एसिड को फॉर्मेशन में ये काम आता है। Concentrated sulfuric acid is a strong dehydrating agent. Many wet gases which have no action with it can be dried by passing them in sulfuric acid. Dehydrating agent की तरह काम आता है, मतलब अदर गैसेस को ये अदर गैसेस को हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर को ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग करने में भी इसका काम आता है। इट्स एविडेंट बाय इट्स
कैरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट C12H22O11 जो है ये शुगर है हमारे पास। H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हम गर्म करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, चारिंग, मतलब कार्बन जैसी पाउडरी फॉर्म बनाता है और इसको हम बोलते हैं कैरिंग, चारिंग भी बोलते हैं इसको, चारिंग। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन दिस रेस्पेक्ट इट्स इंटरमीडिएट बिटवीन द फॉस्फोरिक एंड नाइट्रिक एसिड। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइज बाय द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। Cu जो है H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, CuSO4, SO2 एंड H2O। यहाँ पर सल्फ़र जो है, देखो कॉपर की जो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है वो है 0 टू क्या हो गया, Cu+2 में चेंज हो रहा है ये। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। द नेशंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कैन बी, किस कोई भी जो नेशन है वो उसकी इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कितनी है वो डिपेंड करती है कि H2SO4 कितना काम में आ रहा है और कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट कहाँ पर काम आता है ये, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिगमेंट्स में काम आता है, पेंट और डाई स्टफ जो हमारा कपड़े को रंगने के लिए जो भी मटेरियल होता है काम आता है, वो बनाने में भी इसका काम आता है। डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ में इसका काम आता है। मेटलर्जी एप्लीकेशंस में काम आता है। मेटलर्जी में मतलब हम क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, क्लीनिंग मेटल्स बिफोर एनामलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, जो जिंक होता है उसकी थिन लेयर चढ़ा दी जाती है किसके ऊपर, मेटल्स के ऊपर, ताकि उनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो। स्टोरेज, बैटरीज में भरा होता है ये। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट्स एंड एज ए लेबोरेटरी एजेंट की तरह काम आता है ये। ग्रुप 17 की अब हम बात करते हैं। ग्रुप 17 मतलब हैलोजन, ठीक है, हैलोजन जिसमें कि फ्लोरीन FCl-Bri से बिलोंग करता है ये। कोरिलेटिवली नोन एज द हैलोजन। ग्रीक हैलो मीन्स होता है सॉल्ट एंड जीन्स मीन्स होता है बोन, जो कि क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो NaCl क्लोरीन है, NaBr हो गया, ये सब क्या है, सॉल्ट है। तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करें ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हैलोजन्स। किससे बिलोंग करता है ये, ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का लास्ट है उसके जस्ट एक कॉलम पहले। अकरेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन आर फेयरली अबंडेंट वाइल ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है वो कम पाए जाते हैं और फ्लोरीन और क्लोरीन अच्छे से पाए जाते हैं। इनके जो हमारे पास जो इसके और हैं वो हैं फ्लोस्फार है, क्रायोलाइट है, फ्लोरोएपेटाइट है, ये सब इसके और हैं। यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, डिफरेंस दिया हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है टेबल में। अब आता है हमारे पास फ्लोराइड जो है वो कैल्शियम CaF2 क्रायोलाइट Na3, फ्लोस्फार जो है CaF2 क्रायोलाइट Na3, AlF6 जो है वो है हमारे पास फ्लोरोएपेटाइट, उसका फॉर्मूला ये है। सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब NaCl भी होगा, KCl भी हो सकता है, MgCl2 भी हो सकता है और CaCl2 भी हो सकता है। कहाँ पर, C में, मतलब ब्रोमाइड भी हो सकता है, NaBr हो सकता है, NaI हो सकता है, कहाँ पर, C में। मराइन वाटर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन 2.5 बाई मास। द डिपॉजिट ऑफ द ड्राइड अप सीज कंटेन दीज कंपाउंड। सीज में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है और इसी वजह से हमें जो नमक है वो हम समुद्र से ही ऑब्टेन करते हैं, फिर बाद में उसको प्यूरिफाई किया जाता है। द डिपॉजिट ऑफ ड्राइड अप सीज कंटेन दीज कंपाउंड्स सोडियम क्लोराइड एंड कैनेलाइट जो है। सर्टेन फॉर्म ऑफ द मराइन लाइफ कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम। वेरियस सी वीड्स कंटेन अप टू 0.5% ऑफ आयोडीन एंड यहाँ पर हमारे पास जो है सी वीड की बात कर रहे हैं, मतलब समुद्र में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट हो सकते हैं 0.5%। देयर अबंडेंस ऑन द अर्थ, यहाँ पर बताया हुआ है कितने पाए जाते हैं ये।
अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आता है हमारे पास पी ब्लॉक में हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 17। अब वापस आ जाते हैं हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके पहले ऑक्सीजन जो था उसका क्या था NH2 NP4 4 इलेक्ट्रॉन थे उसमें, लास्ट जो हमारे पास पी सबशेल था। यहाँ पर आगे जा रहे हैं हम तो एक नंबर आगे बढ़ रहा है, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इनको एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इनका कैसे होता है, NH2 NP5 होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन कम है किससे, नोबल गैसेस से। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस सबसे लास्ट में प्रेजेंट है ये, तो इनका जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज़ क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो बहुत छोटे इन एटॉमिक रेडियस होती है, बहुत कम होती है, ये स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस होती है रेस्पेक्टिव पीरियड्स। अपने पीरियड की बात करें, ऊपर से नीचे जाएंगे, एक एक्स्ट्रा शेल बढ़ने की वजह से इनका साइज़ बढ़ता जाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इनका साइज़ छोटा है, ठीक है, सबसे छोटे हैं ये पीरियोडिक टेबल में, तो साइज़ छोटे होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। बल्कि इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, तो इनको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन देंगे, बाहर निकालेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हैलोजन हैव द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आसानी से इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए बैठे हैं ये तो इंतजार में कि हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है इनकी, अच्छे से शो करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।